कैसे हो गाइस। आई होप यू ऑल आर वेल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये है सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का सेट 2। पिछले सेट में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और इस सेट में भी हम और आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर आर्मेचर करंट की वैल्यू हाई कब होती है? जब एक्साइटेशन हाई होता है, लो होता है, या हाई और लो दोनों कंडीशंस पे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको डिस्कस करते हैं। एक वी कर्व बनता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, जो बनता है आई ए और आई एफ के बीच में। आई एफ और आई ए के बीच में वी कर्व बनता है, और इसके अंदर यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है नॉर्मल एक्साइटेशन की, और इस साइड जो कंडीशन चलती है वो चलती है लैगिंग कंडीशन, और इस तरफ जो चलती है वो चलती है लीडिंग कंडीशन। तो जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर आर्मेचर करंट फ्लो करता है वो सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पे ही बहुत कम फ्लो करता है। बाकी जब उसका एक्साइटेशन लो होता है, यानी फील्ड करंट की वैल्यू कम होती है, तब भी वो हाइयर होता है, और फील्ड करंट की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तब भी वो हाई होता है। तो वी कर्व से आप समझ सकते हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू कब कब हाई है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इसके अंदर पूछा गया है कि फुल लोड स्लिप सिंक्रोनस मोटर की कितनी होती है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो रोटर और आर्मेचर होता है वो सिंक रहते हैं एक दूसरे के साथ, यानी सेम स्पीड पे चलते हैं। तो इसलिए जो एन आर होता है वो बराबर होता है एन एस के, यानी स्टेटर की स्पीड रोटर की स्पीड के बराबर होती है। तो जो स्लिप होती है एन आर माइनस एन एस वो होती है ज़ीरो। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ इनमें से कौन सी है? जो अपन डायोड बनता है उसके अंदर दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ डोपिंग करते हैं, तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बोरोन वाला ग्रुप होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम एंड थैलियम, ये सारे ट्राइवेलेंट होते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पेंटावेलेंट भी पूछी जा सकती है, तो पेंटावेलेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारी पेंटावेलेंट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा इमोबाइल आयन है? इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं करता। और जो ट्रांजिस्टर डायोड्स में जब अपन डोपिंग करते हैं तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, पी टाइप और एन टाइप, जिसमें एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है और पी टाइप के अंदर होल्स की वजह से कंडक्शन होता है। पर जो आयंस होते हैं वो आयंस क्रिएट होते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स निकल जाते हैं, तो इसलिए ये हो जाते हैं इमोबाइल, और ये बनाते हैं बैरियर। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा आयंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनर्ट गैस को फिलामेंट लैंप के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? इल्यूमिनेशन इंक्रीज करने के लिए, पावर की कंजम्पशन को कम करने के लिए, इवेपोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए, या ये ग्लेयर यानी चमक को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा इवेपोरेशन को कम करने के लिए। जो बल्ब होता है उसके अंदर जो टंगस्टन एलिमेंट होता है वो इवेपोरेट होता है, जैसे जैसे वो मतलब जलना शुरू करता है तो वो उसका इवेपोरेशन होता है। उस इवेपोरेशन रेट को कम करने के लिए हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। तो इनर्ट जैसे उसकी फिलामेंट की लाइफ हम इंक्रीज़ कर सकें और इवेपोरेशन की रेट को घटा सकें। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो किससे मेज़र किया जाता है? जो फर्नेस का टेम्परेचर, अब इसके अंदर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, मरकरी, ऑप्टिकल और एल्कोहल थर्मामीटर।
ठीक है। सबसे पहले तो इन तीनों को ही समझ लेते हैं, तो उससे आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मरकरी थर्मामीटर है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में, नॉर्मली यूज़ होता है। और जो अल्कोहल थर्मामीटर है वो लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, अराउंड -70 डिग्री सेल्सियस। और जो ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है ये होता है हाई टेम्परेचर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल पायरोमीटर, जिससे क्योंकि फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिन इंसुलेटर इनमें से कौन से वोल्टेज लेवल पे यूज़ होता है? दो टाइप के इंसुलेटर होते हैं, एक तो पिन इंसुलेटर और एक स्ट्रिंग इंसुलेटर। जो पिन इंसुलेटर यूज़ होता है वो 33 kV तक ही यूज़ कर सकते हैं। पिन इंसुलेटर जो होता है वो 33 kV तक ही यूज़ हो सकता है, उसके ऊपर हम स्ट्रिंग इंसुलेटर्स का यूज़ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है 33 kV। चलिए आगे चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रबर की कितनी होती है? जो रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 30 वोल्ट पर mm। पर रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसलिए ये बहुत ही कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं वल्केनाइज्ड रबर का, क्योंकि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो इस रबर से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसका आंसर होगा सी। ये सारे रिलेटेबल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये अलग अलग बुक से निकाले हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप वैसे कोई बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें 70% क्वेश्चन सारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपका टाइम वेस्ट होता है। ये सभी बुक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आपको दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं कि कैपेसिटी, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर के अंदर जो रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है सीरीज़ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, वो क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, जो सिंपल ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टॉर्क डेवलप मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क कितना डेवलप होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंक्रोनस सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर जो जब हम फील्ड से उसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है। कभी उसके ऊपर नॉर्थ नॉर्थ बनता है, कभी उसके ऊपर साउथ बनता है, तो एक बार वो अट्रैक्ट करती है, एक बार वो रिपेल करती है, तो इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाती। और जब वो स्टार्ट नहीं हो पाती तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी होगा 0। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का कितना होता है? इसको बहुत ही डिटेल से समझते हैं। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता क्या है असल में? वोल्टेज रेगुलेशन होता है जब आप नो लोड से किसी मशीन को लोडेड करते हो तो उसकी वोल्टेज के अंदर कितना डिफरेंस आता है उसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वी रेटेड, यानी रेटेड वोल्टेज उसका कितना है। तो अब ये वी रेटेड जो होता है ना वो ट्रांसफार्मर में लिया जाता है नो लोड, यानी वी नो लोड ही लिया जाता है ये। और जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे मोटर के अंदर होता है वो वी लोडेड लिया जाता है, वी रेटेड को। तो इसका जो, और ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं तो अभी देख लेते हैं कि जो नो लोड वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो नो लोड वोल्टेज होता है ई के बराबर, जो आपने अप्लाई किया है। और जो लोडेड वोल्टेज होता है वो होता है वी के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई माइनस वी अपॉन में ई। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि अगर स्लिप आपको गिवन हो इंडक्शन मोटर की और फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी रोटर के साइड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है,
जो F2 है वो बराबर होती है SF1 के। तो स्लिप आपको गिवन है 0.04 और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 60। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.4 हर्ट्ज। तो सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर को कौन सी सिंगल फेज मोटर आप टेप रिकॉर्डर में यूज़ करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हम सारी टाइप की मोटर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जो रिलक्टेंस मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो बेसिकली यूज़ की जाती है सिग्नलिंग डिवाइस में, सिग्नलिंग डिवाइस में एंड क्लॉक टाइमर्स में। और जो हिस्टेरिसिस और जो यूनिवर्सल मोटर्स यूज़ होती हैं, यूनिवर्सल, वो यूज़ की जाती हैं मिक्सर के अंदर, जूसर के अंदर, ब्लोअर के अंदर। और जो हिस्टेरिसिस मोटर्स होती हैं, हिस्टेरिसिस मोटर का जो यूज़ होता है वो यूज़ की जाती है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। तो जो टेप रिकॉर्डर होगा उसके अंदर जो मोटर यूज़ की जाएगी वो की जाएगी हिस्टेरिसिस मोटर। और बाकी के भी आप एग्जांपल्स याद रखिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, मतलब कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर के अंदर क्या यूज़ है। जो कम्यूटेटर होता है डीसी जनरेटर के अंदर वो कन्वर्ट करता है एसी आर्मेचर करंट को डीसी के अंदर। और जो और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि ये एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है, एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है जनरेटर में, और एज ए इन्वर्टर वर्क करता है मोटर में। अब रेक्टिफायर और इन्वर्टर के क्या वर्क है। जो रेक्टिफायर करता है कन्वर्ट एसी को डीसी में, इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर थ्रू अ, यानी कि जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, ये दोनों पोल्स हो गए। आर्मेचर वाइंडिंग जो यहाँ से कनेक्ट की जाती है वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। दो तो यहाँ पे कम्यूटेटर लगे होते हैं, इसके पीछे यहाँ पर ब्रश लगी हुई होती है। फिर यहाँ से ये ली जाती है और यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पे पावर सोर्स, अगर मोटर है तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई होगी, नहीं तो जनरेटर होगा तो यहाँ पे लोड लगा हुआ होगा। तो इसलिए कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्मॉलेस्ट चेंज इनपुट सिग्नल पे होने पे आप इंस्ट्रूमेंट क्या डिटेक्ट करेगा इनमें से। यानी कि इनपुट सिग्नल के अंदर थोड़ा सा भी स्मॉलेस्ट चेंज को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट करता है जो इंस्ट्रूमेंट, तो उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप उनको चारों का पता होना चाहिए। मान लीजिए ये टारगेट है। अब अगर कोई यहाँ पे निशाना लगाता है तो ये बुल्स आई है, यहाँ पे 10 पॉइंट मिलेंगे बीच वाली पे। तो अगर वो यहाँ पे अगर निशाना लगाता है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा या ये वाला जो होगा उसके बीच में वो लगाएगा। तो ये वाला मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपके टारगेट से आप कितना पास में हिट कर रहे हो वो चीज़। तो मतलब जो आपको वैल्यू चाहिए उसके आसपास वैल्यू कितनी आ रही है वो चीज़ एक्यूरेसी कहलाती है। और प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन ये होता है कि मान लीजिए यही इसका एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे उसने चार बार हिट करा, यानी आपके 4 वैल्यूज़ आई और वो चारों वैल्यूज़ बहुत ही पास पास में है। तो मतलब कि एक ही चीज़ बहुत ही पास, मतलब बहुत ही कम गैप पे रिपीट हो रही है। तो ये है प्रिसीजन। अभी ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ अगर प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट का मतलब है आपकी वैल्यू, आप जो आपको वैल्यू निकालनी थी उसके कितना पास में आ रही है, वो है एक्यूरेसी। प्रिसीजन मतलब है कि आपने जितनी बार भी रिजल्ट निकाला तो उनके बीच में जो गैप है वो कितना वेरी कर रहा है। अगर वो बहुत पास पास है यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं। और जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट कितनी वैल्यू तक आप आंसर निकाल सकते हैं।
यानी 0.0004, 0.0003, तो ये सारे होते हैं, ये चीज़ कहलाती है रेजोल्यूशन। और सेंसिटिविटी कहलाती है कि अगर आप इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज करें तो आउटपुट उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो यानी कितना थोड़ा सा चेंज करेगी इनपुट के अंदर कि आउटपुट उसको डिटेक्ट कर ले, आउटपुट के अंदर वो डिटेक्ट हो जाए, तो वो कहलाती है सेंसिटिविटी। पर हमसे क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी कि स्मॉलेस्ट इनपुट जो होगा वो होगा उसका, इसका सही आंसर होगा रेजोल्यूशन, क्योंकि रेजोल्यूशन के अंदर आप छोटी से छोटा इनपुट सिग्नल डिटेक्ट कर पा रहे हैं, पॉइंट से 4 डिजिट आगे तक या पीछे तक, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे अपन को फ़ायदा क्या होता है कि मान लो जैसे हाई जो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ यूज़ होती है, यानी हाई वैल्यू ऑफ करंट किसी वायर से आ रही है, अगर हमने यहाँ पर सीटी लगाया हुआ है तो होगा क्या, यहाँ पे हम लो लेवल का अगर वो भी लगा देंगे ना एमीटर, तो भी हम वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं हाई वैल्यू को। तो इसलिए जो करंट ट्रांसफार्मर काम आता है वो काम आता है मेज़र करने में हाई करंट लो रेंज ऑफ एमीटर को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि वो 2 वाटमीटर मेथड के अंदर 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर अगर एक वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है और एक पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, तो इनमें से उसका पावर फैक्टर कितना होगा उस स्टार कनेक्टेड सिस्टम का। तो उसका पावर फैक्टर होगा हमेशा 0.5 से कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पूरी टेबल होती है कि मान लीजिए जैसे 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब इसमें होता क्या है, जब 0 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर होगा 1। ये मान लीजिए ये दे रखा है पावर फैक्टर के लिए, थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है, वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। 0 डिग्री जब भी होगा तो पावर फैक्टर होगा 1, और जब 1 होगा तो उस समय पे दोनों W1 W2 बराबर होंगे, और जब 30 होगा तो पावर फैक्टर कितना होगा 0.866। तब क्या होगा कंडीशन, तब कंडीशन होगी जो W2 है वो 2 टाइम्स होगा, यानी जो वाटमीटर 1 की रीडिंग आएगी उसके डबल सेकंड वाटमीटर की रीडिंग आएगी। और जो 45 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे जो W2 होगा वो 3.8 हो जाएगा W1 से। और 60 डिग्री पे कितने आएगी वैल्यू, 60 डिग्री पे वैल्यू आएगी, पावर फैक्टर की वैल्यू तो होगी 0.5, और पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 0.5, और जो W1 और W2 के बीच में रिलेशन क्या होगा कि W1 तो हो जाएगा 0 के इक्वल्स, और W2 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 90 डिग्री पे पावर फैक्टर हो जाएगा 0, और W1 W2 के नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि जो 60 डिग्री होता है उसके नीचे आप जैसे जैसे जाओगे, चाहे 75 ले लो 80 ले लो, जब भी जाओगे तो W1 तो हो जाएगा नेगेटिव और W2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसलिए 0.5 ग्रेटर देन 0 एंड बट लेस देन 0.5 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर फेज वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, लाइन करंट गिवन है, और दोनों के बीच का पावर फैक्टर एंगल भी गिवन है। तो इसमें हमसे पूछा गया एपरेंट पावर की वैल्यू। जो एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर जो होती है वो बराबर होती है √3 लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। अब हमें फेज़ वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है,
तो इसको कन्वर्ट कीजिए पहले लाइन वोल्टेज में। √3 तो ऐसे कैसे आएगा, फेज़ वोल्टेज दे रखिए तो √3 इंटू वी फेज़ इंटू IL, ये चीज़ अब ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है उस वैल्यू में। √3 आपको गिवन है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर √3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटू 254.05 इंटू 10, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7.62, और अपेरेंट पावर की जो यूनिट होती है वो होती है VA, तो इसका आंसर होगा kVA में। तो सही आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंबर ऑफ वॉट मीटर्स कितने यूज़ होंगे एक पॉलीफेज सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स n है। जब न्यूट्रल हमें गिवन नहीं होगा, जब भी हमें न्यूट्रल गिवन नहीं होगा तो जो नंबर ऑफ वॉट मीटर्स होंगे ना वो हमेशा, जैसे अगर n कंडक्टर है तो वो n के बराबर ही होंगे। कब, जब न्यूट्रल गिवन है, और जब न्यूट्रल हमें नहीं गिवन तब क्या होगा, तब n-1 के बराबर होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया क्वालिटी फैक्टर। जब आपको गिवन दे रखा है कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R√L/C। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/75 √1 इंटू 10⁻³ क्योंकि उसमें मिली में वैल्यू गिवन है, और नीचे कैपेसिटेंस की वैल्यू भी 0.01 इंटू 10⁻³ और जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 0.133। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो होती है क्लोज लाइंस, जो हमेशा फ्लो करती है अंदर नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो क्लोज लूप्स होते हैं ये। जब ये क्लोज लूप्स होते हैं तो इसके अंदर जो फ्लक्स इन हो रहा है वो बराबर हो जाता है फ्लक्स आउट के। तो अगर कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट दोनों बराबर है तो अंदर कोई फ्लक्स बचेगा नहीं। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर ज़ीरो होता है। और ये चीज़ कैसे प्रूफ होती है, ये चीज़ प्रूफ होती है गॉस लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक परमियंस की यूनिट कितनी होती है। मैग्नेटिक परमियंस होता क्या है, परमियंस जो होता है ना वो परमियंस होता है रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल। इसलिए तो अब जो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हमेशा पावर को जनरेट करता है, ना कि पावर को एब्जॉर्ब करता है। जो पैसिव एलिमेंट होता है वो सारे पावर को एब्जॉर्ब करते हैं या जनरेट नहीं करते, पावर जनरेट नहीं करते। तो ये होते हैं पैसिव। और जो एक्टिव होते हैं वो पावर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इनमें से ये तो हो नहीं सकता। कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है पावर को, रेजिस्टेंस भी एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर भी एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही आंसर होगा करंट सोर्स। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो पूछा गया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इनमें से किस किस पे एप्लीकेबल है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये बायलैटरल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बायलैटरल एलिमेंट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं ये इस पर भी यूज़ हो सकती है। और इससे वोल्टेज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो ये वाला भी गलत है। ये पैसिव एलिमेंट्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती।
और इससे आप सुपर पोजिशन के अंदर ना, और तो ये वाला भी गलत है, उसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इससे आप पावर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमने अब तक 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल लाइक और शेयर भी करना, और आगे हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। थैंक यू।